हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बबीता हेयर एंड वेलकम टू U1 क्लासेज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है और प्रोटीन कुपोषण और विटामिन कुपोषण के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण क्या होता है। तो खनिज कुपोषण क्या होगा, यानी हमारे भोजन में यदि खनिज तत्वों की कमी होगी लंबे समय तक, यदि हम कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, वसा भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे भोजन के अंदर खनिज तत्व की कमी है, यानी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स की कमी है जो हमें बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। तो उन मिनरल्स की यदि हमारे भोजन में कमी होगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, खनिज कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो खनिज कुपोषण हमें ये जानना होगा पहले कि कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं, ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जो हमारे भोजन में होना आवश्यक है। तो सबसे पहले देखिए, खनिज कुपोषण में सोडियम, सोडियम का प्रतीक होता है Na। तो सोडियम जो है वो हमें कौन कौन से स्रोत से मिलता है, यानी सोडियम हमें किन किन पदार्थों से मिलेगा, कौन कौन से फूड अपन ग्रहण करेंगे तो हमें सोडियम मिलेगा। जैसे नमक, नमक जो है वो सोडियम का बहुत अच्छा स्रोत है। जैसे आपको मालूम भी है कि जैसे नमक है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। तो आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो इसमें क्या है, सोडियम है, यानी नमक जो है वो हमें उससे हमें सोडियम मिलता है। फिर देखिए मांस, मछली, अंडे, दूध, यानी जो लगभग सभी जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे हमें सोडियम मिलता है। तो एक चीज है कि जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों से हमें सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो हरी पत्तेदार सब्जियां तो आपको आंख बंद करके लिख देनी है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जिनसे हमें सारे खनिज तत्व मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, सारे खनिज तत्व भी मिलते हैं। तो इसके अंदर इसके सोर्स क्या हो जाएंगे, नमक, मांस, मछली, अंडे, दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां। अब ये जो सोडियम है ये हमारे शरीर में कार्य क्या करता है, क्यों हमें सोडियम लेना आवश्यक है। तो सोडियम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, पहला तो ये हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं उनके संकुचन का कार्य करता है, यानी मांसपेशियों का संकुचन में सहायक है। मांसपेशियों का संकुचन कैसे होता है, यानी जैसे मैंने इस हाथ को ऐसे मूव किया, हाथ को मोड़ा, इस हाथ को मैंने ऐसे मोड़ा, तो ये जो मांसपेशियों में जो संकुचन हो रहा है, ये संकुचन के अंदर कौन से आयन जिम्मेदार हैं, सोडियम आयन जिम्मेदार है। तो मांसपेशियों के संकुचन में। दूसरा, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण में भी सोडियम आयन जिम्मेदार है। वो कैसे कार्य करता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो पूरे शरीर को, शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उनको, उनके लिए हमारा माइंड जिम्मेदार होता है, यानी सारी क्रियाओं को वो नियंत्रित करता है। जैसे मैंने इस पेन की कैप को खोला तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज मेरे माइंड तक गया, फिर मेरे माइंड से जो आवेग आएंगे जो न्यूरॉन के द्वारा काम होता है। ये जो आवेग होते हैं इनका जो कार्य होता है वो होता है न्यूरॉन के द्वारा। तो जो आवेग यानी मैसेज, मुझे मेरे हाथ तक मैसेज वापस आएगा कि मुझे मेरे हाथों को क्या करना है, मूव करना है और पेन की ढक्कन को खोलना है। तो ये जो आवेग मुझे मिल रहे हैं, आवेगों का जो संचरण हो रहा है, इस आवेग के अंदर जो न्यूरॉन काम कर रहे हैं, यानी जो तंत्रिकीय आवेग संचरण होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा होता है। वो हम हमारे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से, तब आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। तो जो न्यूरॉन है, उन न्यूरॉन के लिए क्या कार्य करता है, सोडियम आयन उनके लिए कार्य करते हैं। यानी तंत्रिकीय आवेग संचरण में क्या कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए हेल्पफुल कौन है, सोडियम आयन हमारे लिए हेल्पफुल है। दूसरा, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर के संतुलन बनाए रखने में भी सोडियम आयन जिम्मेदार होता है। तो ये जो है सोडियम आयन के ये कार्य होते हैं। फिर देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है K। आपको इन सब के प्रतीक साथ में याद करने हैं, हम जब आगे केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें आपके ये प्रतीक काम में आएंगे। तो जो पोटेशियम है वो हमें कौन कौन से खाद्य पदार्थों से मिलता है, पोटेशियम हमें लगभग सभी खाद्य पदार्थों से मिलता है। तो पोटेशियम का कार्य क्या है, पोटेशियम के भी वही कार्य होते हैं जो सोडियम के कार्य होते हैं। मांसपेशियों के संकुचन में काम में आता है, तंत्रिकीय आवेग संचरण में, शरीर का संतुलन बनाए रखने में। तो सोडियम के जो कार्य हैं वही कार्य पोटेशियम के हैं, दोनों के कार्य सेम है। फिर देखिए थर्ड आता है कैल्शियम। कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca। कैल्शियम में कौन कौन से सोर्स हैं कैल्शियम जिससे हम ले सकते हैं, जैसे दूध है,
अंडा है। सबसे अच्छा स्रोत कैल्शियम का दूध और अंडे होते हैं। तो कैल्शियम हमें दूध, अंडे, या फिर मैंने आपको बोला था कि हरी पत्तेदार सब्जियां, आपको किसी भी मिनरल में हो सब में आपको आंख बंद करके लिख देना है हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इसके सोर्स क्या हो जाएंगे? हरी सब्जियां, दूध और अंडे। अब कार्य क्या है कैल्शियम का? कैल्शियम का कार्य होता है हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। लेकिन आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ मिलकर ही कार्य करता है। यदि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम तो अच्छी मात्रा में है लेकिन विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम आपके कोई काम नहीं आने वाला है। कैल्शियम तभी काम करेगा जब साथ में आपके शरीर के अंदर विटामिन डी होगा। तो विटामिन डी के साथ मिलकर ये क्या करता है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल है P। अब फास्फोरस हमें किससे मिलता है? फास्फोरस हमें मिलता है सबसे ज्यादा तो ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट है, बाजरा है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। तो फास्फोरस के ये स्रोत हो गए। अब फास्फोरस क्या कार्य करता है? फास्फोरस भी वही कार्य करता है जो कैल्शियम करता है, यानी हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन फास्फोरस भी कब करेगा ये कार्य? कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करेगा। किसके साथ? कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करेगा। और कैल्शियम किसके साथ मिलकर कार्य करेगा? विटामिन डी के साथ मिलकर कार्य करेगा। तो जो फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। तो यहां पर भी वही बात होगी, यदि आपके शरीर के अंदर फास्फोरस तो है लेकिन कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी होगी तो फास्फोरस ये कार्य नहीं कर पाएगा, यानी हड्डियों और दांतों को मजबूत नहीं बना पाएगा, क्योंकि फास्फोरस किसके साथ मिलकर कार्य करता है? कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है। ये बात हो गई फास्फोरस की। इसके बाद में आता है आपके लोह तत्व। लोह तत्व कौन सा? आयरन, Fe। लोह के तत्व का सिंबल क्या है? Fe है। यानी आयरन हमें कौन कौन से फूड से मिलता है? जैसे पालक है, बाजरा है, गाजर है, गुड़ है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, दूध, अंडे, मांस, मछली, ये जो है इनसे सबसे हमें क्या मिलता है? आयरन मिलता है। अब ये आयरन क्या काम करेगा? शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, रुधिर के अंदर जो आरबीसी पाई जाती हैं, आरबीसी क्या होती है? रेड ब्लड सेल। ये आरबीसी भी आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र जब हम पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं इनके अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिखते हैं HB। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर एक श्वसनी वर्णक है जो क्या काम करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरे शरीर के अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से रुधिर का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। यानी रुधिर का जो कलर लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो ये हो गई आपके हीमोग्लोबिन की बात। तो ये इसने क्या किया? हीमोग्लोबिन का निर्माण किया आयरन ने। ये आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सहायक है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सहायक है? आयरन, Fe। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रही हूं, साथ साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हुए चलूंगी। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया हुआ भी है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण किससे होता है? आयरन से होता है। दूसरा, उत्तक ऑक्सीकरण, यानी सारे शरीर के अंदर सभी उत्तकों को ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये बात हो गई आयरन की। अब नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन। आयोडीन हमें कौन कौन से भोजन से मिलता है? जैसे आपने टीवी में बहुत बार ऐड आता है, आपने सुना भी होगा, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन युक्त नमक यानी जो नमक है उससे हमें आयोडीन मिलता है। दूसरा, जो समुद्री भोजन है, समुद्री भोजन जैसे मछली है या प्रॉन है, इनसे हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। तो नमक, समुद्री भोजन, हरी सब्जियां, जामुन और समुद्री मछली। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो हमारे गले के अंदर एक ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। गले के अंदर
एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जो थायराइड ग्रंथि किसका निर्माण करती है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। ये जो थायराइड ग्रंथि है, इस थायराइड ग्रंथि के फॉर्मेशन में यानी थायरोक्सिन हार्मोन के फॉर्मेशन में कौन काम में आता है, आयोडीन काम में आता है। जब इस हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा या कम होगा, जब हमें आयोडीन नहीं मिलेगी तो हार्मोन का फॉर्मेशन कम होगा और थायराइड ग्रंथि जो है उसकी जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, जिससे क्या होता है, गला सूज जाता है, गले में स्वेलिंग आ जाती है। इस रोग को हम बोलते हैं घेंघा रोग, इसको हम बोलते हैं घेंघा रोग या गलगंड रोग। देखो ये गलगंड या घेंघा रोग, इसमें क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है। तो आयोडीन किस तरीके से काम करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है ये भी हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो सेकंड चैप्टर है मानव तंत्र, उसके अंदर हम थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे। अब देखिए कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, यानी कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां भंगूर हो जाती हैं। भंगूर का क्या मतलब है, यानी अगर अपन चलते चलते थोड़ा भी गिर जाएं तो क्या होती है, हड्डियां टूटने लग जाती हैं, थोड़ी सी चोट लगने पर हड्डियां टूटने लग जाती हैं। ये क्या होती है, भंगूर होना, यानी हड्डियां आसानी से टूटने लग जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और भंगूर हो जाएंगी। दूसरा लौह तत्व एफी की कमी से क्या होगा, यानी एफी जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ब्लड का निर्माण कर रहा है, यानी उसी की वजह से ब्लड का रंग जो है वो लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से यानी ब्लड की कमी से क्या होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा, या आप इसको बोल सकते हो रक्तहीनता। तो रक्तहीनता रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर और चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो थायराइड ग्रंथि की जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, गले में सूजन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं गलगंड रोग या घेंघा रोग, ग्वाइटर भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, गले में सूजन आ जाती है और थायराइड ग्रंथि की क्रिया क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। ओके, अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है मानव स्वास्थ्य, और मानव स्वास्थ्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीने योग्य पानी। तो मानव स्वास्थ्य के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है। पानी जो है वो हम एक तरह से यूं कह सकते हैं कि हमारे जीने का एक आधार है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हम जो भी क्रियाएं करते हैं उन सभी क्रियाओं के लिए हमें पानी आवश्यक है, चाहे वो खाना बनाना हो, खाना खाना हो, पानी पीने के लिए काम में लेना हो, बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो, कृषि में काम में आ रहा है, उद्योगों में काम में आ रहा है, फैक्ट्रीज में काम में आ रहा है, यानी ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जो हम पानी के बिना कर सकते हैं। तो हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि पानी क्या है, हमारे जीवन का आधार है, यानी जल ही जीवन है। तो जो पानी है वो एकमात्र ऐसा पदार्थ है हमारी पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस। जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में पानी बर्फ के रूप में प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है। दूसरा द्रव अवस्था में जो भूमिगत स्रोतों में जो जल है, जो जल हम पीने में काम में ले रहे हैं, नदियों का जल, झीलों का जल, बांध है, जो भी पानी है वो सब लिक्विड के रूप में है, वो हम पीने में काम में लेते हैं। तीसरा है गैसीय रूप में, जैसे धुंध है, कोहरा है, ये किस रूप में होता है, जल की वाष्प होती है, यानी गैसीय रूप में होता है। तो एकमात्र पानी ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के रूप में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये जो पानी है, हमें कैसे पानी को पीने में यूज लेना चाहिए, उसके क्या गुण होंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि ये पानी हम पी सकते हैं और ये पानी प्रदूषित है, हम नहीं पी सकते। तो पानी प्रदूषित क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसी पानी के अंदर क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं, उसी पानी में बर्तन धोते हैं, उसी पानी में एनिमल पानी पीते हैं, वही पानी मनुष्य पीता है, तो वो पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो पीने योग्य पानी कौन सा होगा, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये पानी पीने योग्य है। तो पीने योग्य पानी के गुण क्या हो जाएंगे? सबसे पहले तो पानी को आपको देखना है, पानी के अंदर आपको ऐसे कण नहीं दिखाई देने चाहिए जो जैसे वनस्पति है,
या कोई फूल पत्तियां हैं, यानी ऐसे नग्न आंखों से दिखाई देने वाले कोई भी कण पानी के अंदर नहीं होने चाहिए। यानी पानी ऐसा होना चाहिए एकदम निर्मल और स्वच्छ पानी होना चाहिए। दूसरी बात, पानी जो है उसकी पीएच सामान्य होनी चाहिए। सामान्य मतलब पानी की जो पीएच है वो सामान्य यानी 7 होनी चाहिए। पानी की जो पीएच है वो 7 होनी चाहिए, यानी उदासीन होनी चाहिए, ना तो 7 से कम और ना ही 7 से ज्यादा। ठीक है, 7 से कम अम्लीय और 7 से ज्यादा क्षारीय। तो ना तो 7 से कम होनी चाहिए और ना ही 7 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी पीएच कैसी होनी चाहिए? सामान्य होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए। वही पानी हमें पीने में काम में लेना चाहिए। दूसरा, पीने योग्य जो पानी है उसके अंदर कोई भी हानिकारक सूक्ष्मजीव नहीं होने चाहिए। कोई भी हानिकारक सूक्ष्मजीव उसमें नहीं होने चाहिए जो हमें बीमारियां फैला सकते हैं। पानी की पीएच सामान्य होनी चाहिए। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है? जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। किससे बनता है? H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। यानी H2O के अंदर यानी पानी के अंदर अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी चाहिए। ये पीने योग्य पानी के क्या है? गुण हैं। दूसरी बात, हमें पानी क्यों पीना चाहिए? क्या लाभ है हमें पानी पीने से? तो पानी पीने से हमें क्या लाभ है? पानी जो है हमें एक दिन के अंदर, एक जो स्वस्थ मनुष्य है उसको एक दिन में कम से कम 8 या 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 या 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और दूसरी बात, उसकी जो मनुष्य है उसकी शारीरिक क्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना ज्यादा शारीरिक क्रम, फिजिकल एक्टिविटी वो जितनी ज्यादा कर रहा है तो उसको पानी की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन नॉर्मली 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। तो जो पानी है उसके पीने से हमें लाभ क्या है? यानी पानी हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, हमें ऊर्जा देता है। ठीक है। दूसरी बात, 8 से 10 गिलास पानी यानी अधिक पानी पीने से क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो जहरीले पदार्थ हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो जो जहरीले पदार्थ हैं वो जहरीले पदार्थ शरीर से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। दूसरा ये हमें लाभ हो गया। तीसरा हमें क्या लाभ है? यानी जो जल है वो क्या करता है? हमें थकान से बचाता है, यानी थकान का अनुभव नहीं होने देता है। यानी हमें थकान का अनुभव नहीं होने देता है। चौथा, निर्मल पानी पीने से, अच्छा जल पीने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे हेजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, ये सब बीमारियों से हम बच सकते हैं। दूसरी बात, हमें एलर्जी से बचाव हो सकता है, फेफड़ों में संक्रमण नहीं होता है, सर्दी जुकाम बार बार नहीं लगता है, जल्दी से हम सर्दी जुकाम की चपेट में नहीं आते हैं। तो हमें फ्लू से बचाता है, एलर्जी से बचाता है, फेफड़ों में संक्रमण से बचाता है। ये सब क्या है? इसके लाभ हैं। तीसरी बात, जो जल है वो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। तो ये हमें लाभ है पीने के पानी से, यानी जो शुद्ध जल हम लेंगे 8 से 10 गिलास, वो पीने से हमें ये फायदे होते हैं। अब बात करते हैं कि जो प्रदूषित जल है, दूषित जल है, उससे हमें हानियां क्या क्या हैं। तो प्रदूषित जल से हमें क्या हानियां हैं? प्रदूषित जल पीने से हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैला देंगे, जैसे कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है या फिर कोई भी कृमि है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और हमें बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित कर देगा, जैसे हेजा, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, कोलेरा, बहुत सारी ऐसी हेपेटाइटिस, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम ग्रसित हो जाएंगे। तो दूषित पानी से हमें ये हानि है। दूसरा, दूषित जल से वायरल संक्रमण के कारण टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस, फ्लू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, दूषित जल पीने से बाला या नारू रोग हो जाता है। बाला या नारू रोग जो है वो एक टाइम के अंदर राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या हुआ करता था। बाला या नारू रोग, ये जो बाला और नारू रोग है वो किसके कारण होता है? एक कृमि है जिसका नाम है
ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एक कृमि है जिसके कारण बाला या नारू रोग होता है। तो ये जो बाला या नारू रोग है वो दूषित जल पीने से होता है। ये जो कृमि है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो मेल होता है और एक फीमेल होता है। तो जो फीमेल कृमि है, जो मादा कृमि है, वो मादा कृमि पानी के अंदर अंडे देता है और अंडों से लार्वा बनता है। ये जो मादा कृमि है, ये मादा कृमि पानी के अंदर अंडे देता है, जो दूषित जल होता है उसके अंदर अंडे देता है। उसके अंदर अंडे देता है, अंडे परिवर्तित होते हैं किसमें? लार्वा के अंदर। अब जब मनुष्य के द्वारा ये प्रदूषित जल पिया जाएगा तो ये जो मादा कृमि है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, इसके जो अंडे हैं वो मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद वो कहां जाते हैं? आमाशय के अंदर जाते हैं, स्टमक में जाते हैं। और आमाशय के अंदर जाते ही वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइन जो वाल होती है उसको उसके अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वो कहां चले जाते हैं? आमाशय में चले जाते हैं। आमाशय के अंदर जाने के बाद ये जो मानव के शरीर में प्रवेश किया है लार्वा, अब ये लार्वा क्या करेगा? धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट कर देगा, विकसित होना चालू कर देगा। अब धीरे धीरे आमाशय में जाने के बाद ये जो लार्वा है वो हमारे पैर में चला जाता है। पैर के अंदर जो हमारी स्किन है उस स्किन के नीचे चला जाता है, स्किन के जस्ट नीचे चला जाता है, यानी पैर की जो स्किन है, त्वचा है, उस त्वचा के नीचे चला जाता है। यहां तक आने में इसको टाइम लग जाता है 1 साल का। 1 साल का टाइम लग जाता है इसको। पैर के नीचे आता है और पैर के नीचे आने के बाद में ये जो मादा कृमि है वो एक फुंसी के रूप में, एक फफोले के रूप में पैर की स्किन से बाहर निकलता है, एक फुंसी के रूप में, फुंसी के रूप में, एक धागेनुमा संरचना के रूप में ये बाहर निकलता है। और इस संरचना से लेकर और इस अंडों से लेकर यहां तक ये जब पैर से फुंसी के रूप में या फफोलों के रूप में बाहर निकल रहा है, यहां तक इसको टाइम लगता है 1 साल का। ये इसका प्रारंभिक प्रोसेस है। अब यहां पर जब ये स्किन से बाहर निकलेगा फफोलों के रूप में, फिर जब मनुष्य जाएगा पानी में किसी भी शारीरिक क्रिया के लिए, तो ये क्या होगा? शरीर से यानी फुंसी के रूप में बाहर निकलकर वापस पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी के अंदर जाकर ही ये जो मादा कृमि है वो वापस से अंडे देता है, यानी प्रजनन की स्थिति तक आ जाता है ये। तो ये जैसे ही पानी के अंदर आएगा और पानी में आते ही ये क्या करता है? वापस से अंडे देना स्टार्ट कर देती है। इस तरीके से इसका ये साइकिल चलता रहता है। तो जो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है ये इस तरीके से कार्य करता है। अब देखिए इसके बाद आपके आता है मोटापा। तो मोटापा क्या होता है? मोटापा किसे कहेंगे हम? यानी हमारे शरीर की वो स्थिति जब क्या होता है, हम बहुत सारी एनर्जी युक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं और वो जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारी स्किन के नीचे जमा हो जाती है और वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? मोटापा बोलते हैं। देखिए जब शरीर पर अत्यधिक वसा एकत्रित हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोटापा कहते हैं। अब मोटापा को मापने की एक सूचकांक है जिसको हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, या आप इसको बोल सकते हो शरीर भार सूचकांक। ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BMI का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो BMI क्या होता है? BMI जो है वो आपके शरीर का भार और आपके जो लंबाई है आपकी उसका अनुपात होता है। यानी BMI बराबर आपके शरीर का भार और लंबाई। भार तो किसमें होगा? किलोग्राम में, और लंबाई आपकी मीटर। तो भार और लंबाई का स्क्वायर, जब आप अपने शरीर के भार के अंदर अपनी लंबाई का भार देंगे तो आपको मिलेगा BMI सूचकांक। तो ये जो BMI है इसकी 2 स्थितियां होती हैं। एक तो होता है 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि
आपका बीएमआई 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है तो आपकी ये सामान्य स्थिति है, यानी आप मोटापा की स्थिति में नहीं है। दूसरा, जब आपका जो बीएमआई है वो है 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर तो आप क्या है, मोटापा की कंडीशन में हैं। देखिए, एक तो होता है 18, फिर होता है 25, फिर होता है 30। 18 तो क्या होता है, अंडरवेट होता है। दूसरा 18 से 25, 18 से 25 में क्या होगा, 18 से 25 मतलब आप जो हैं वो सामान्य स्थिति की तरफ जा रहे हैं, यानी आपका वेट सामान्य है, नॉर्मल है, आप इसको मोटापा नहीं कह सकते। फिर सामान्य स्थिति, फिर यदि 25 है तो आपको पता है सामान्य स्थिति होती है, 25 सामान्य स्थिति होती है। फिर 25 से 30, अब आप क्या कर रहे हैं, ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं, यानी वेट आपका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है 25 से 30 तक। 30 से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, मोटापा की स्थिति हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए बीएमआई निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो वेट है वो है 60 केजी, ठीक है, 60 केजी आपका वेट है, आपकी मीटर के अंदर हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जो 60 केजी आपका भार है उसके अंदर आप भाग देंगे आपकी लंबाई के स्क्वायर का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2.25। क्या बीएमआई आया, 26.66, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बीएमआई हो गया। तो इस तरीके से आप अपना बीएमआई निकाल सकते हो कि हमारा जो बीएमआई है वो कितना है, सामान्य स्थिति है या मोटापा की स्थिति है। यदि आपको आपकी लंबाई फुट के अंदर मालूम है, आपको मीटर में लंबाई नहीं पता है, आपको यदि फुट में मालूम है तो आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हो, यानी 1 मीटर बराबर हो जाएगा 0.3048, 1 फुट बराबर, 1 फुट बराबर हो जाएगा 0.3048 मीटर। तो यदि आपको फुट में लंबाई पता है या आपको मीटर में लंबाई पता है तो कोई टेंशन नहीं है, आप बीएमआई आराम से निकाल सकते हो। क्लियर। ये हो गया आपका मोटापा। अब देखिए मोटापे के कारण क्या है, क्यों मोटापा इतना बढ़ रहा है। तो मोटापे के क्या कारण हैं, अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करना, अधिक वसायुक्त भोजन ग्रहण करना, जंक फूड खाना, जंक फूड पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, ये सब खाना, इनसे क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, बहुत ज्यादा कैलोरी होती है। कृत्रिम भोजन करना, कम व्यायाम करना, कम व्यायाम मतलब हम भोजन तो ग्रहण कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलोरी वाला भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उस एनर्जी को, यानी हम एनर्जी को काम में नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो वसा है, वो जो फैट है वो हमारे शरीर के नीचे जमा हो जाएगी, हमारी जो स्किन है उसके नीचे जमा हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा। शारीरिक क्रियाएं सही ढंग से नहीं करना, यानी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, शारीरिक व्यायाम नहीं करना, बैठे रहना, स्थिर जीवन यापन हो गया, तो इस वजह से क्या है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी अधिक कैलोरी युक्त भोजन हमने ग्रहण किया और उस कैलोरी का हमने यूज नहीं किया, यानी हमने कैलोरी खर्च नहीं की, तो वो कैलोरी क्या होगी, हमारी त्वचा के नीचे मोटापे के रूप में जमा हो जाएगी। फिर मोटापे से हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, मोटापे से हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज है, मधुमेह रोग है, जैसे निद्राकालीन श्वास समस्या है, मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, अस्थि संध्यार्थी। अस्थि संध्यार्थी क्या होता है, मोटापे में जो अस्थि संध्यार्थी है वो बहुत ही कॉमन रोग है। अस्थि संध्यार्थी क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटे लोग होते हैं उनके जो जोड़ होते हैं, जो घुटने होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, तो वो किसके कारण होता है, अस्थि संध्यार्थी। उसको क्या बोलते हैं, अस्थि संध्यार्थी बोलते हैं। अस्थि मतलब हड्डी, संध्यार्थी मतलब जोड़, अस्थि संधि यानी जो हड्डियों का जोड़ होता है वहां पर क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं अस्थि संध्यार्थी। तो ये मोटापे से होने वाले रोग हैं। ये था हमारा आज का पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। थैंक यू, कीप स्टडी।